अस्सलाम वालेकुम। ओपीडी ऑनलाइन के साथ मैं हूं आपकी होस्ट नाज़मीन अल्ताफ़। नाज़मीन कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे, खुश होंगे, अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। नाज़मीन, हमने जैसे कल कहा था कि आज भी हम बात करेंगे डायबिटीज़ के हवाले से, शुगर के हवाले से। जो कल भी हमने काफ़ी सारी डिस्कशन की थी, जो कॉल्स भी हमें रिसीव हुई थी आपकी, और डॉक्टर साहब ने काफ़ी सारी चीज़ें आपसे शेयर भी की थी। तो जो भी क्वेश्चंस हैं, जो भी क्वेरीज़ हैं डायबिटीज़ के हवाले से, या जो भी दीगर मसाइल, दीगर बीमारियाँ हैं, उसके हवाले से आप हमें कॉल करना चाहते हैं तो हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। आप हमें कॉल कर सकते हैं ओपीडी ऑनलाइन में। और शुगर के हवाले से हम बात करेंगे कि किस वजह से जो है वो आप डायबिटीज़ का शिकार हो जाते हैं। कल भी मैंने आपसे कहा था कि इसको एक साइलेंट किलर कहना गलत ना होगा, बिकॉज़ इससे बहुत सी बीमारियां हैं जो जन्म लेती हैं। और ये भी जानेंगे डॉक्टर साहब से कि क्या डायबिटीज़ जानलेवा है, क्या डायबिटीज़ क्योरेबल है, और किस तरह से आप एहतियात कर सकते हैं, किस तरीके से आप कौन सी ग़िज़ाएँ ले सकते हैं, और किस तरीके से आप अपने लाइफस्टाइल से डायबिटीज़ को ख़त्म कर सकते हैं। तो तमाम चीज़ें हैं जो आज हम शो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम वेलकम कर लेते हैं डॉक्टर साहब को। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब, आज भी हम बात करेंगे डायबिटीज़ के हवाले से, बिकॉज़ ये एक बहुत ही कॉमन इशू है जो आजकल हर एक शख्स जो है वो उससे दो चार है। सबसे पहले मैं पूछना चाहूँगी कि अक्सर लोग परेशान हो जाते हैं जब उनकी शुगर लेवल लो हो जाता है, तो इस सूरत हाल में आपको क्या करना चाहिए? जी देखिए, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और मुझे याद है कि जब कल हम डिस्कस कर रहे थे तो हमारे ये प्लान में था कि हम कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो पब्लिक में अवेयर होना चाहिए, ख़ासतौर पर डायबिटिक पेशेंट्स के अंदर। जब शुगर लोअर लेवल पे चली जाए तो अमूमन देखा ये गया है घरों में कि एक तो परेशानी अपनी जगह पर होती है, क्योंकि उसके सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं। जिस तरह बहुत हाई शुगर हो उसके सिम्टम्स आते हैं, उसकी अलामात आती हैं। इसी तरीके से जब शुगर बहुत ज़्यादा लो हो जाए, अब वो कितनी लो हो जाए ये मैं आपको बताता हूँ। उस सूरत में फिर अलामात भी आएंगी और फिर हमें कुछ फ़ौरी तौर पे जो है वो सपोर्टिव देना पड़ता है एज अ ट्रीटमेंट के तौर पे। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि 70 टू 80 मिलीग्राम तक भी एक्सेप्टेबल होता है। 60 मिलीग्राम पर डेसीलीटर जो यानी शुगर है, उससे अगर ये नीचे आना शुरू हो जाए तो ये ख़तरे की, वो कहते हैं ना, घंटी बजने वाली बात है। ज़रूरत है कि फ़ौरी तौर पे मॉनिटर किया जाए और इसको कंट्रोल किया जाए, यानी इसको शुगर को लेवल को बढ़ाया जाए। अब होता क्या है कि घरों में अमूमन इस टेंशन की सूरत में कि शुगर डाउन हो रही है, पेशेंट्स के ठंडे पसीने जो हैं सारे आ रहे हैं, कोल्ड एक्सट्रीमिटीज़ हो रही हैं, जो है माथा ठंडा हो रहा है, और बाज़ औक़ात जो है वो चक्कर भी आने लग जाते हैं, और भी बहुत सारी अलामात हैं। तो ऐसी सूरत में फ़ौरी तौर पे घरों में ये है कि जी जूस पिला दो, कोई कहता है मीठी चीज़ खिला दो, मिठाई खिला दो, या चीनी खिला दीजिए। डॉक्टर साहब, मशरूबात बना के पिला देते हैं? मशरूबात बना के पिलाते हैं, तो इसको लेकिन कितनी मिक़दार, बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि वो शुगर ऊपर करने के चक्कर में कि बेहतर हो जाए, वो बाज़ वक़्त बढ़ा देते हैं। तो इसको थोड़ा-सा एक ज़हन में रख लें, इसका एक छोटा-सा हिसाब, ताकि आसानी रहे। वैसे तो जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं, अगर वो मूव अराउंड कर रहे हैं, उसका भी एक हल है, मैं आपको बताऊँगा अभी इसके बाद। पहला ये है कि अगर घर में है तो चीनी ज़ाहिर-ए-बात है हर घर में मौजूद होती है, लेकिन वो चीनी कितनी देनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 चमचा चीनी, बहुत मैं रफली बता रहा हूँ, 1 चाय का चमचा जो चीनी है वो तकरीबन 20 मिलीग्राम पर डेसीलीटर शुगर आपकी बढ़ाती है। ठीक है, ये बात ज़हन में रख लें, क्योंकि इसका हिसाब ये है कि 1 ग्राम जो आपकी शुगर है यानी ग्लूकोज़ है, वो 1 ग्राम शुगर जो है वो आपका तकरीबन 5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर शुगर बढ़ाता है। तो इसी तरीके से 1 चमचे के अंदर 4 ग्राम आता है, तो 20 मिलीग्राम पर डेसीलीटर शुगर आपकी बढ़ती है। तो अगर 2 चमचे आप दे देते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, जो 60 अगर शुगर थी तो 2 चमचे अगर आप देंगे तो वो 100 मिलीग्राम पर पहुंच जाएगी, जो कि तसल्ली बख्श है। डॉक्टर साहब, अगर हम शुगर की जगह हनी दे दें? अच्छा, बिल्कुल। देखें, इसमें क्या है कि अगर शुगर हो, हनी हो, आइडियली क्या होता है, ग्लूकोज़ है। आइडियली ग्लूकोज़ है, क्योंकि वो एब्जॉर्बेबल फॉर्म है, क्विकली एब्जॉर्ब होती है। घर में ऐसे पेशेंट्स जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं जिनकी शुगर लो हो सकती है, और हो सकती है किसी वक्त पे, क्योंकि वो मेडिसिन्स पर होते हैं, तो ग्लूकोज़ जो है, एक छोटा ग्लूकोज़ बॉक्स डब्बे में फॉर्म में आता है, बॉक्स फॉर्म में, वो ज़रूर रखें, घर में होना चाहिए। उसकी एब्जॉर्प्शन ज़रा क्विक है एज़ कम्पेयर टू शुगर। लेकिन ये बात ज़हन में रखें कि 1 चमचे शुगर में 20 मिलीग्राम पर डेसीलीटर शुगर बढ़ाने की सलाहियत होती है। ठीक है। तो डॉक्टर साहब, जिनकी शुगर इस तरह से फ्लक्चुएट करती है, तो क्या आपको चेक एंड बैलेंस रखना चाहिए? वो मशीन जो आप देखिए, ग्लूकोमीटर से तो हम चेक करते ही हैं, प्लस ये कि ज़ाहिर है आपने खिलाने के बाद थोड़ी देर आपको इंतज़ार करना होगा फ़ौरी तौर पे, क्योंकि आप खून में नहीं दे रहे हैं, आप ओरली दे रहे हैं, एब्जॉर्ब होगी, टाइम लगेगा उसके अंदर।
अब ऐसी सूरत में अमूमन यह होता है कि हमने जैसे ही खिलाया और उसके बाद ग्लूकोमीटर से चेक करना शुरू किया कि आप कितनी बेहतर हुई, कम से कम आधा पौन घंटा उसमें लग जाता है। तो इसमें से परेशान नहीं हो, आधा पौन घंटा वेट करें, क्योंकि अगर आप ग्लूकोमीटर को देखेंगे अच्छा हम इसे 2 मिलीग्राम बढ़ी आपने और खिला दिया, ये नुकसानदेह हो सकता है। ठीक है। तो डॉक्टर साहब खुदा ना खास्ता ये जानलेवा तो नहीं है डायबिटीज़, हाई डायबिटीज़ या लो देखिए डायबिटीज़? डिज़ीज़ तो कोई भी जानलेवा हो सकती है, अगर वो मैनेज नहीं हो रही है सही से, उसको ट्रीटमेंट सही नहीं दिया जा रहा हो तो हो सकती है बिल्कुल। डायबिटीज़ के लिए भी ऐसे ही है कि डायबिटिक पेशेंट्स को डराना मकसद नहीं है ये कह के, लेकिन अगर शुगर मुस्तकिल तौर पे हाई लेवल्स पे रहती है 400 300 400 लोग, और अच्छा लोगों का एक जहन बना हुआ है कि नहीं कोई फ़र्क थोड़ी पड़ा क्योंकि अलामात बाज़त नहीं आ रही होती, तो वो इसको नॉर्म लेते हैं। ये इंतहाई गलत है, क्योंकि इसके नुकसानात जैसे कहा कि साइलेंट किलर की तरह, जैसे हम हाइपरटेंशन की बात करते हैं, ये बहुत सारे आज़ा को हमारे मुतासिर कर रही होती है। चाहे वो गुर्दे हो गए, इसको डैमेज करती है, नेफ्रोपैथी इसे हम कहते हैं, नर्व्स हमारी डैमेज होने लगती हैं, न्यूरोपैथी जिसे कहा जाता है, रेटिनोपैथी है, आँख के ऊपर इसका असर होता है, और भी मुख्तलिफ आज़ा के ऊपर इसका ये असर करती है। तो ऐसी सूरत में जानलेवा औसत होती है जब ये हाई लेवल्स के ऊपर चली जाए। फिर ये कीटोन बॉडीज़ हैं, क्योंकि वो थोड़ा साइंटिफिक डिस्कशन हो जाएगा, बहरहाल कीटोन बॉडीज़ प्रोड्यूस होने लगती है और हाइपर ऑस्मोलैरिटी यानी सेल्स की ऑस्मोलैरिटी बढ़ जाती है, सेल्स स्वेलअप करने लग जाते हैं। तो ऐसी सूरत में ये एक इमरजेंसी क्राइसिस होता है और इसमें फौरी तौर पे हॉस्पिटल के अंदर इसको ट्रीट किया जाता है। ठीक है। और डॉक्टर साहब ने कल ये आपसे ज़रूर मेंशन किया था कि जब भी आप इस तरह के पेशेंट हैं, डायबिटीज़ पेशेंट, डायबिटिक पेशेंट हैं, तो आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। ख़ुद से जो है कोई मेडिसिन उसका ना लेवल आप अप कर सकते हैं ना ही डाउन कर सकते हैं। डॉक्टर साहब दूसरा क्वेश्चन आपसे करना चाहूँगी, ये टाइप 1 एंड टाइप 2 डायबिटीज़ क्या है? टाइप 1 टाइप 2 बताता हूँ हनी के हवाले से, बल्कि मुझे याद आया अभी आपने कहा कि हनी का एक इसमें मिथ भी है। अमूमन ये कहा जाता है कि जी शहद जो है वो डायबिटिक पेशेंट्स में बेफिक्री से दिया जा सकता है, और इससे जो है वो शुगर लेवल नहीं होता और इंसुलिन की डिपेंडेंसी नहीं है, तो ये फौरी तौर पे खुद से एब्जॉर्ब होता है, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये बात जहन में रखें। अगर आप शहद, क्योंकि डेंस शुगर की तरह है, उसकी जो टाइप ऑफ शुगर है वो डिफरेंट है, लेकिन काम सबका एक ही है, फ्रक्टोज है ना। अब होता क्या है कि ये शुगर जब यानी आप एक चमचा अगर शहद लेंगे और एक चमचा चीनी लेंगे, तो दोनों के अगर मैं वही जैसे अभी मिलीग्राम पर डेसीलीटर कह रहा था, 20 मिलीग्राम में तो हनी बहुत ज़्यादा प्रोवाइड करेगा, इससे 1.5 गुना ज़्यादा हो सकती है वो चीज़। तो ये चीज़ जहन में रखने की ज़रूरत है। जैसे आपने कहा था कि अगर शहद हम दे दें, तो शहद अगर देंगे तो फिर हम पूरा एक चाय का चमचा काफ़ी होगा एज़ कम्पेयर टू 2 चाय के चमचे चीनी के बगैर। तो इसलिए ये चीज़ को जहन में रखें। डॉक्टर साहब आज मतलब जो ओरिजिनल शहद है क्या उसका भी सेम वो होता है? अच्छा देखिए, अब मसला ये है कि एक अरसा गुजर गया, उम्र हमें कहते हैं हम भी बूढ़े हो रहे हैं, ये शहद का असली होना और गैर असली होना ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। आज तक हमें भी, मुझे खुद नहीं समझ आता। मार्केट्स में हम जाते हैं, मुख्तलिफ शहद हैं, कोई कहता है जो जम जाता है वो असली है, कोई कहता है जो नहीं जमता वो असली है। किस फूल से कौन सा लिया गया इस पे फिर हम नहीं जा सकते। ये शायद जो इसके हर्बलिस्ट जो हैं वो ज़्यादा इसको बेहतर तरीके से बता सकते हैं, या जो इसके तिजारत करते हैं उनको ज़्यादा आइडिया होता है। लेकिन शहद में अगर मैं कोई ब्रांडिंग नहीं कर रहा, लेकिन जो मैंने देखा है कि इसमें लैंगनीज जो शहद है वो बहुत अच्छा देखने में आया, मतलब एक अरसे से हम इस्तेमाल कर रहे हैं, कंपैरेटिवली अगर मैं कहूँ तो वो बेहतर लगा बज़ाहिर। ठीक है, एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन बात कर रही है, कहाँ से? रावलपिंडी से नाजमा बात कर रही हूँ। जी क्या सवाल है आपका डॉक्टर साहब के लिए? मेरे भांजी की उम्र 13 साल है ना, तो उसकी शुगर बहुत ज़्यादा हाई है, 400, 450, 500 इतनी हो जाती है। ठीक है, तो उसके लिए क्या अच्छा, मतलब अभी इंसुलिन पर है सकती है और उसके लिए क्या एहतियाती तदाबीर? इंसुलिन पर है वो या ओरल मेडिकेशन पे? वो इंसुलिन पे हैं या ओरल मेडिकेशन पे हैं? इंसुलिन पे है। इंसुलिन पे, ठीक है। ठीक है, क्योंकि 450 बहुत ज़्यादा है। 13 साल जो है आपने बताई, 13 ईयर्स एज है। वेट कितना है? उसका 45 kg वेट ज़्यादा है। ठीक है। अच्छा, इसमें देखें ये है कि शुगर क्योंकि वो इंसुलिन पर हैं, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ लगता है, जैसे इन्होंने बताया कि उसकी बहुत ज़्यादा हाई रह रही है शुरू से ही, क्योंकि टाइप 1 जैसे आप टाइप 2 की बात कर रही थी। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, मैं आपको थोड़ा सा इसमें गाइड कर देता हूँ। डॉक्टर साहब ये बहुत यंग बच्चा है, 13 जी हाँ, साल तो देखिए अगर हो सकता है कि टाइप 1 डायबिटिक हो, कि जो शुरू से ही जिसमें इंसुलिन की रिलेटिव डेफिशिएंसी रही, अब इंसुलिन बन ही नहीं रही बिल्कुल। अब ऐसी सूरत में आपको एक्सटर्नल सोर्स से इंसुलिन देनी होती है, ठीक है।
अच्छा, वेट जो है इस बच्चे का इन्होंने बताया तकरीबन कितना 45 45। ये थोड़ा सा अभी ज़्यादा है अगर देखा ठीक जाए है। 13। तो इसमें वेट रिडक्शन की ज़रूरत है। फिजिकली बच्चे माशाल्लाह एक्टिव होते हैं, वैसे ही थोड़ा सा इसको अप्रिशिएट किया जाए। तो अगर बच्चे भाग दौड़ करेंगे, खेल कूद करेंगे, बैठना नहीं रखना है, तो इससे इंशाल्लाह ये जो हाई लेवल्स आ रहे हैं, क्योंकि इंसुलिन डेफिनेटली जो डॉक्टर्स ने एडवाइस की होगी वो डोज के हिसाब से की होगी और वेट के हिसाब से सारा उसको एडवाइस किया होगा। तो 450 शुगर जो है बहुत हाई है। देखिए एक बात जहन में रखें, बहुत आसान हो सकता है कि आप इंसुलिन का एक प्रॉपर डोजिंग दे दी जाए वेट के हिसाब से और एक्सरसाइज और डाइट सजेस्ट की जाए, तो ये बहुत इजीली कंट्रोल हो सकता है। ऐसा नहीं है कि ये बढ़ने जाने का मकसद क्या होता है कि आपकी फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं हो रही हैं, सेल्स जो है वो डिमांड ही एक्चुअली नहीं कर रहे हैं। तो जब आपकी फिजिकल एक्टिविटी नहीं होगी तो ये शुगर लेवल्स हाई होना शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल, लाइफस्टाइल बहुत मैटर करता है। तो डॉक्टर साहब हम लोग टाइप 1 टाइप 2 पे आ जाते हैं, बिकॉज हमारे जो नाजरीन हैं उनमें से बहुत लोग हैं जिनको टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज़ का नहीं पता। अच्छा देखिए, अगर परसेंटेज रेशो देखा जाए तो तकरीबन 80-20 या बल्कि मैं कहूँ इससे भी ज़्यादा, यानी 85 to 15% में आता है कि टाइप 1 डायबिटीज़ कम है बहुत, और ज़्यादातर टाइप 2 पेशेंट्स हैं। टाइप 1 क्या होता है, जो शुरू से ही जिनकी पैदाइशी तौर पे पेनक्रियाज सही से डेवलप ना हुआ हो या बीटा सेल से इंसुलिन प्रोडक्शन ही नहीं हो रही हो, तो ऐसी सूरत में तो बिल्कुल सिंस बर्थ वो कहते हैं ना, शुरू से ही हमें इंसुलिन देनी पड़ जाती है। लेकिन टाइप 2 जो है वो कंडीशनली डेवलप हो रही है। जैसे हमने कल बात की थी कि अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे, आप डाइट का ख्याल नहीं रख रहे, ओवरवेट आप होते जा रहे हैं, ओबीस कैटेगरी में आप एंटर हो रहे हैं, तो ये तमाम चीज़ें जो है वो आपकी टाइप 2 डायबिटीज़ की तरफ चली जाती हैं। ठीक है, कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी हेलो। जी इमरान हम बात आपको कर रहा सुन हूँ। सकते हैं। अस्सलामुअलैकुम। जी जी, क्या सवाल है आपका डॉक्टर साहब के लिए? जी क्या करिए? आप क्या पूछना चाहते हैं डॉक्टर साहब से? जी मेरी शुगर असल में 340 370 चली जाती है, चक्कर से आते हैं, कमजोरी रहती है, हाथों में जिस्म दर्द रहता है। जी टीवी वॉल्यूम थोड़ा कम करवाइए इससे। प्लीज़ अपना टीवी का वॉल्यूम कम कर दें प्लीज़। जी प्लीज। आप अपना टीवी का वॉल्यूम कम कर दें ताकि हम आपको आसानी सुन सकें। जी जी, मैं ये कह रहा हूँ, मैं तकरीबन इलाज करा रहा हूँ, 1-1.5 साल हो गया। जी चक्कर आते हैं, 370 380 हो जाती है, फिर कम हो जाती है और वीकनेस ज्यादा पड़ रही है, वेट गिर रहा है। अच्छा, आपकी उम्र कितनी है? सर मेरी उम्र 39। 39 एज है। अभी तो आप माशाल्लाह यंग एज है, मैं कहूँ तो 39 बहुत ज़्यादा नहीं। और उस हिसाब में अगर शुगर देखी जाए ये बहुत ज़्यादा चल रही है। वेट आपका कितना है, वेट भी बता दें। वेट सर अभी 60 के करीब तो होगा। 60 kg है, ठीक है। ठीक है। अच्छा, आप ओरल मेडिकेशंस पर हैं? जी 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 जी। अच्छा, ठीक है। अच्छा, अब इसमें देखें दो चीज़ें हैं। एक तो ये है कि मेडिसिन्स का जो डोज एडजस्टमेंट्स हैं वो शायद उसकी ज़रूरत है। आप जो भी डॉक्टर से रुजू करते हैं उनको ज़रूर बताएं कि जी आपकी शुगर लेवल्स ये जा रही हैं। फ़िज़िकल एक्टिविटी आप करते हैं? मैं वॉक भी कर लेता हूँ सर। वॉक भी कर लेते हैं या वॉक करते हैं रेगुलर? करता हूँ करते हैं, रेगुलर, अच्छी अल्हम्दुलिल्लाह। बात है, ठीक है। अच्छा, और ठीक है। नशे की कोई चीज़ नहीं है, बस चाय पी लेता हूँ। ठीक है। मैं चाहूँगा कि शायद आप ज़रूर डॉक्टर से रुजू करें। अगर लॉकडाउन सिचुएशन है, नहीं कांटेक्ट होता, दैट्स समथिंग डिफरेंट। प्रायोरिटी यही रखें कि अपने करीबी डॉक्टर को दिखाएं। इन केस नहीं होता, यू कैन कॉल मी आफ्टर द प्रोग्राम। 12 से 1 से 2 के दरमियान आप मुझे कॉल कीजिएगा। तो हो सकता है कि डोज एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड हो, क्योंकि ये इस लेवल पे अगर शुगर रह रही है 370 या नहीं समझें, अगर 200 से ऊपर शुगर जा रही है मेडिसिन के बावजूद, इससे दो ही वजूहत समझ में आती है। आपकी डाइट सही से नहीं हो रही है, डाइट कंट्रोल अच्छा नहीं है, एक्सरसाइज भी आप सपोर्टिवली आप नहीं कर रहे, और दूसरा डोज एडजस्टमेंट की ज़रूरत है। तो वो मैं फिर इंशाल्लाह आपको एडवाइस कर दूँगा। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। आप डॉक्टर साहब को कॉल कर सकते हैं, कुछ ही देर में उनका नंबर आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा। एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जी, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? जी मैं मोहम्मद बशीर बात कर रहा हूँ लाहौर से। जी, क्या सवाल है आपका डॉक्टर साहब के लिए? डॉक्टर से ये पूछना कि ये जो ग्लूकोमीटर होते हैं इनमें से कौन सा किस कंपनी का सही काम करता है? अच्छा, ठीक है। देखिए, ग्लूकोमीटर्स वैसे अब बहुत वैरायटी आ गई है। चाइना भी क्योंकि चाइना तो हर प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है, और अच्छी भी प्रोडक्ट बनाते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। थोड़ा सा कोशिश कीजिएगा जो भी ब्रांड्स में है, चाहे वो इसमें अगर मैं नाम लूँ तो गलत नहीं होगा कि एबट जो है, एबट कंपनी जो है वो, उनकी जो ग्लूकोमीटर्स हैं बहुत अच्छे हैं, आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। मुख्तलिफ उसमें उनके भी मुख्तलिफ यानी नाम मॉडल्स हैं वो आते हैं। आप जो ईज़िली जो आपको आसान रहे, उसको इस्तेमाल भी आसान रहे, वो आप करें।
और एक्यूरेसी का जहाँ तक ताल्लुक है, मोर और लेस सिर्फ 4 से 5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर का डिफरेंस होता है नॉर्मली। अगर अच्छा ग्लूकोमीटर है तो वो सही रिजल्ट्स आपको देता है, ठीक है, तो आप यूज़ कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। बात हो रही है डायबिटीज़ के हवाले से, शुगर पे हम बात कर रहे हैं। जो भी आपकी क्वेश्चंस हैं, जो भी क्वेरीज हैं आप करना चाहते हैं, हमारे प्रोग्राम पे कॉल कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ वक्त वाइड ब्रेक का मिलते हैं आपसे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइए, देखते रहिए ओपीडी ऑनलाइन। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हो ओपीडी ऑनलाइन। बात हो रही है आज डायबिटीज़ के हवाले से। डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं पूछना चाहूँगी कि ये जो ट्रीटमेंट है वो पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है या सबके लिए सेम ट्रीटमेंट होता है? जी देखिए, बिल्कुल इसकी एग्जांपल इस तरह है कि 4 अगर पेशेंट मेरे सामने हों और चारों को ब्लड शुगर जो लेवल उनका चेक किया, फास्टिंग फ़र्ज़ करें फॉर एग्जांपल 200 आया चारों का, लेकिन चारों का ट्रीटमेंट डिफरेंट हो सकता है। कैसे मतलब? बिल्कुल पॉसिबिलिटी। उसकी वजह यह है कि इसमें बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमें देखने होते हैं। सबसे पहले उसकी एज, ओके, ठीक है, उसका वेट, ठीक है, उसका इकोनॉमिक स्टेटस। यहाँ पर एंग्जाइटी फैक्टर्स की जब हम बात करते हैं, कोई एक है कि नहीं जी मुझे एक्सेस कोई एंग्जाइटी फैक्टर्स नहीं है, कुछ नहीं है, वहाँ पर शुगर का लेवल और शुगर का जो फ्लक्चुएशंस है वो डिफरेंट होगा। एक जहाँ पर आप ओवर ईटिंग यानी अगर कोई करता है, ओबीस पेशेंट है, तो वहाँ पर उसका ट्रीटमेंट अलग हो जाएगा। एज ग्रुप यंग एज है, हम एक्सपेक्ट करते हैं फिजिकल एक्टिविटीज़ उससे, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि एक अच्छा वो कंट्रोल हमें प्रोवाइड, यानी कि सपोर्टिवली जो हम डाइट का एडवाइस करें, अगर वो उसको फॉलो करें तो एक अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। वहाँ पर ट्रीटमेंट बहुत डिफरेंट होगा। तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। अच्छा, फिर हर ड्रग जो है, यानी हर बहुत सारी मेडिसिन इसमें आती हैं, इवन इंसुलिन की भी बहुत सारी टाइप्स हैं। जैसे कहते हैं ना, डेली भी यूज़ की जाती हैं। कुछ ऐसी शॉर्ट एक्टिंग है कि 1 घंटे में असर करके अपना ख़त्म करती हैं इंसुलिन। कुछ इंसुलिन ऐसी हैं जो 4 से 6 घंटे का असर रखती हैं। कुछ इंसुलिन हैं जो पूरे 24 घंटे असर रखती हैं, और कुछ ऐसी हैं जो पूरे हफ्ते में एक दफ़ा दी जाती है। अब ज़ाहिर तो वो इतनी महंगी है, 16-17 हज़ार रुपये की अगर इंसुलिन आप पूरे हफ्ते में एक लगनी है, लेकिन इसकी कॉस्ट ज़्यादा है। पाकिस्तान में भी अवेलेबल है, यहाँ पर भी, तो वो अमूमन लोग थोड़ा सा सिलेक्टिव हो जाते हैं। ट्रीटमेंट सबका डिफरेंट हो सकता है। ड्रग की रिस्पांस पेशेंट टू पेशेंट बहुत वेरी करती है। बाद में हमें मेडिसिन चेंज करनी पड़ जाती है कि जी जैसे अभी एक यहाँ पे एक पेशेंट है फॉर एग्जांपल 370 उनकी शुगर आ रही, तो अब इसका मकसद क्या हो रहा है कि जो मेडिसिन उनको जारी है तो वो शुगर कम करने की दवा, लेकिन वो उसमें असर नहीं कर रही है, उस पेशेंट पे उसका वो रिस्पांस नहीं आ रहा है। इसका मतलब हमें मॉलिक्यूल स्विच करने की ज़रूरत है। कि वजह जो अंदर है, 3-4 बेसिक वजूहात हैं जिसकी वजह से शुगर बढ़ रही होती है। या तो इंसुलिन कम बन रही है, या सेंसिटिविटी कम हो गई है, या आपकी जो गैस्ट्रिक स्टमक की मैं इसमें बात करूं कि मैदे की जो एम्प्टिंग टाइम है, मैदे की जो मूवमेंट है, उससे बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट आता है। तो सब ये मैदे के ऊपर हम बात करेंगे, लेकिन एक कॉलर भी हम शामिल कर लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? मैं बात कर रहा हूँ लाहौर से। जी, क्या सवाल है आपका? बेटा, मेरा सवाल ये है कि ये जो ग्लूकोमीटर होते हैं, ये तो आपने मैंने कहा दिया कि आगे वो कंपनी का ले, तो ये बात आपसे करना है, आवाज़ कट जी जी, कोई अच्छा कितना फैक्ट्री रिजल्ट है इसका? आप दोबारा प्लीज रिपीट कर देंगे, बिकॉज आपकी आवाज़ कट रही थी। अच्छा, मैंने बेटा बात ये की है कि डॉक्टर से पूछना है कि ये ग्लूकोमीटर कितना को रिजल्ट देते हैं? अच्छा, रिकमेंड कर दें, आप कहना चाह रहे हैं? हेलो, जो मीटर्स होते हैं वो एग्जैक्ट सही बताते हैं रीडिंग? जी, ठीक है, ठीक हो गया। जी, और क्या पूछना चाहेंगे आप? आई थिंक जी एक और कॉलर भी हमारे साथ मौजूद है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मैडम, मुझे 2 सवाल करने हैं। एक तो सवाल ये करना है कि अगर कोई नॉर्मल सा बंदा अगर अपने शुगर लेवल को अगर वो देखना चाहे तो उसके लिए रैंडम टेस्टिंग रिकमेंडेड है आपकी तरफ से या फास्टिंग टेस्ट? एक सवाल हो। दूसरा ये कि शुगर के जो अलामत हैं वो काइंडली हमसे शेयर कर दें, मेहरबानी। ठीक है, ठीक हो गया। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का।
अच्छा नाज़मीन, जैसे अभी पहले जो कॉलर ने मेरे ख्याल से, क्योंकि आवाज़ थोड़ी डिस्टॉर्ट थी, लेकिन जहाँ तक मुझे समझ में आया, वो भी पूछना चाह रहे थे कि जो ग्लूकोमीटर्स हैं जो मार्केट में अवेलेबल हैं, क्या इनकी रिलायबल होती है? बिल्कुल, ऐसे ही सवाल था ना? जी जी, बिल्कुल रिलायबल होते हैं। जब ये डेवलप किए जा रहे होते हैं, कोई ऐसे एक घर में नहीं बन रही ये चीज़, ये एक बड़े लेवल पे बनती है और इसकी एक्यूरेसी को बहुत ध्यान में रखा जाता है। इसकी जो एक अप्रूवल कमेटी होती है जो इसको अप्रूव करती है बेसिकली कि आया ये अब मार्केट किया जा सकता नहीं, वो जब जज करते हैं तो कम से कम सिर्फ 5 कहते हैं ना 5% ऊपर नीचे अगर हो तो वो वेरिएबल है। इससे ज़्यादा अगर कोई वेरिएशन दे रहा तो वो फिर अप्रूव नहीं किया जा सकता। एक बात तो ये ध्यान में रखें कि मोर और लेस ठीक होता है, अनलेस एंड अनटिल इसको ख़राब हैंडल किया जाए, ये सही ना हो, टूट जाए, ख़राबी आ जाए, वो एक अलग चीज़। अच्छा, अभी जैसे इन्होंने कहा कि कौन सी जो है शुगर टाइम है, यानी किस तरह चेक की जाए कि वो रिलायबल हो, हमें पता चले कि इस बेसिस पे, जैसे फास्टिंग या रैंडम। देखिए, जब हम डायग्नोसिस की तरफ जा रहे होते हैं कि आया पेशेंट जो है वो खुदा न खास्ता डायबिटिक हो रहा है या हो चुका है, तो ऐसी सूरत में 2 बल्कि मैं कहूँगा 3 चीज़ें हैं। एक तो फास्टिंग ब्लड शुगर है, वो देखी जाती है, और एक किसी भी टाइम, यानी आपके दिन में किसी भी टाइम के ऊपर आपने शुगर चेक कर ली, उसका रिजल्ट। और तीसरा होता है कि पोस्ट प्रेंडियल, जिसे हम कहते हैं खाने के 2 घंटे के बाद की शुगर लेवल्स। ये मुख्तलिफ इसके टेस्ट हैं, वो किए जाते हैं। उसके अलावा HbA1c टेस्ट भी किया जाता है, जो कि ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन्स हैं। वो 3 महीने का ऑन एन एवरेज आपका कंट्रोल बताते हैं कि किस तरह रहा है। वेरिएशंस, स्पाइक्स और ट्रफ्स आ रहे थे, क्योंकि दिन में किसी टाइम पे बढ़ती है, कोई 2 दिन सही रहेगी, 2 दिन कम हो जाए। ये जो फ्लक्चुएशंस हैं, ये ऑन एन एवरेज कितना रहा, तो ये HbA1c वैल्यूज से हमें आइडिया हो जाता है। तो ये तमाम चीज़ें ही, जब हम ट्रीटमेंट की तरफ जा रहे हो या हम उसको कोई चीज़ डॉक्टर जो एडवाइस करने जा रहा हो, तो ऐसी सूरत में ये तमाम चीज़ें हमारे सामने होना ज़रूरी है। ठीक है, एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? रेहान बात कर रहा हूँ जी, कराची से। जी, क्या सवाल है आपका? डॉक्टर साहब से मैंने पूछना था जी, लास्ट ईयर डॉक्टर साहब सितंबर में मैंने अपना HbA1c करवाया तो वो आया 11.6। ठीक है, तो उसके बाद जो है मुझे पता चला कि जी मेरा शुगर लेवल जो है काफी हाई जा रहा है। तो फिर मैंने उसके बाद अपना जो प्रिकॉशन मेजर लिए, तो 3 महीने बाद जब मैंने करवाया फेब में, तो मेरा जो है HbA1c आ गया 8.5 पे। ठीक है, गुड। इस दौरान मैंने जो वॉक भी की और अपना डाइट को भी कंट्रोल किया, मेडिसिन कोई नहीं ली थी मैंने। अच्छा, मेडिसिन कोई आपने इस्तेमाल नहीं की है? नहीं, मेडिसिन कोई भी नहीं ली डॉक्टर साहब मैंने। अच्छा, उसके बाद डॉक्टर साहब मैं इसको कंटिन्यू करता रहा, वॉक भी करता रहा। ये था, लेकिन ये था कि मेरी फास्टिंग जो है वो मेरी 160-170 से नीचे नहीं आ रही थी। जी जी। तो मैंने फिर लास्ट मंथ जो है डॉक्टर से मैंने कंसर्न किया, तो उन्होंने मुझे कहा कि जी आप ग्लूकोफेज 500 mg जो है खाने के बाद रात को ले रहे थे? नहीं, मैं BD ले रहा था, मॉर्निंग और इवनिंग, नाइट मॉर्निंग। ठीक है। तो लेकिन डॉक्टर साहब उससे भी मेरे जो है वो रिजल्ट जो है मुझे इतना अच्छा नहीं मिला। यानी जैसे होना चाहिए कि जब 160-170 तो मेरा परहेज से और वॉक से हो रहा था जी। अब जब वो मेडिसिन ले रहा हूँ तो बार दफा ऐसा हुआ कि जी 147 भी आई, 150 भी आई, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम वो 160 ही को टच कर रही है, उससे ना ऊपर जा रही है ना कम हो रही है। ठीक है। अच्छा, देखें 2-3 चीजें। एक बात ये, आपका वेट आप मुझे जरूर बता दें और उम्र। वेट डॉक्टर साहब मेरा जो है जब मैंने सितंबर में करवाया था तो 104 था। तो जब मैंने उसके बाद अपने डाइट और सबको किया तो वो 93 पे आ गया। ठीक है, गुड। अब जो मेरा वेट है वो तकरीबन कोई 85 पे आ गया। 85 वेट है आपका, माशाल्लाह जबरदस्त। अच्छा, आप रिडक्शन कर रहे हैं। एज कितनी है आपकी? मेरी जी 41 है। ओके, दैट्स फाइन। अच्छा, देखिए जैसे अभी आपने कहा कि आपका जो है शुगर लेवल एक हद तक आया, उसके बाद आपने मेडिसिन भी स्टार्ट कर दी, मेटफॉर्मिन आप 500 मिलीग्राम BD ले रहे हैं। लेकिन आप देख रहे हैं कि वाकई देखिए जो मेटफॉर्मिन है बेसिकली वो सेल की सेंसिटिविटी को बढ़ाती है इंसुलिन के लिए, ताकि जो फ्री ग्लूकोज है, जो शुगर फिर रही है, वो सेल के अंदर जाए। एक और मेडिसिन क्लास ऑफ ड्रग्स है जो कि इंसुलिन की प्रोडक्शन को फोर्सफुली बढ़ाती है, जो बीटा सेल से। तो वहाँ पर बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमें वो प्रोडक्ट भी, वो मॉलिक्यूल जिसे आप ये मेडिसिन कह लें, वो ऐड करनी पड़ती है ताकि हम इंसुलिन की प्रोडक्शन को भी थोड़ा सा बढ़वाएं, बीटा सेल्स को पुश करेंगे वो इंसुलिन और बनाएं, और सेल की सेंसिटिविटी जो कि मेटफॉर्मिन से, ये दोनों को हम साथ मिला के भी कर सकते हैं। तो बहुत मुमकिन है कि आपका डोज एडजस्टमेंट की ज़रूरत है। आप अपने डॉक्टर से ज़रूर रुजू करें, ये चीज़ उनसे डिस्कस करें कि उन्होंने आपको एडवाइस की है। इन केस अगर कांटेक्ट नहीं होता, आप कॉल कर सकते हैं मुझे 1 से 2 बजे के दरमियान। मैं आपको कोशिश करूँगा कि बेहतर एडवाइस कर सकूँ इस हवाले से
क्योंकि फास्टिंग शुगर अगर 150 भी आ रही है, 145, ये हाई लेवल्स पर है। ये अभी तो उम्र आपकी माशाल्लाह भी इतनी ज़्यादा नहीं है, तो पता नहीं चल रहा होता, लेकिन इसके साइड इफेक्ट्स आएंगे। वॉकिंग और डाइट आपने जैसे कहा बहुत अच्छी बात है, और इसी तरह वेट रिडक्शन करें तो इंशाल्लाह काफ़ी अच्छा कंट्रोल आ जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन बात कर रहे हैं? मुस्तफ़ा बात कर रहा हूँ रावलपिंडी से। जी, क्या सवाल है आपका? जी डॉक्टर साहब, मेरा सवाल, हर एक बच्चे को 14 साल उसकी उम्र है, अभी रिसेंटली उसको डायग्नोज हुई है टाइप 1 डायबिटीज। जी जी। तो मेरा ये सर क्वेश्चन है कि क्या ये रिवर्सिबल है, कोई बीटा सेल को कोई ऐसी मेडिसिन वगैरह? क्योंकि कोविड की वजह से डॉक्टर्स भी ज्यादा नहीं मिल रहे थे, तो हम ज्यादा उस पर इन्वेस्टिगेशन नहीं करते। जी जी, देखिए अच्छा जी जी, देखें टाइप 1 डायबिटीज़ का मतलब ये हो गया कि एब्सोल्यूट डेफिशिएंसी आ रही है, इंसुलिन अब नहीं बन रही, बीटा सेल्स की जैसे अभी आपने बात की। अब देखें एक चीज़ ये कुदरत की तरफ से है कि वो सेल्स एज सच, अब कोई अभी कोई पैनक्रियाटिक ट्रांसप्लांटेशंस पे काम चल रहा है और इन चीज़ों पे रिसर्च हो रही है कि बीटा सेल्स की ट्रांसप्लांटेशन और मल्टीप्लाई कर जाएं वो सेल। अभी तक तो ऐसा कोई चीज़ सामने वाजे नहीं आई है जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है। बहरहाल ऐसी सूरत में परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। इंसुलिन जो कि बॉडी से उतनी ही मिकदार बन रही थी, अगर वही हम एक्सटर्नल सोर्स से यानी आपकी स्किन से दे देते हैं उसको सबकुटेनियसली, तो कोई हर्ज नहीं है, बात एक ही है। तो इसमें इसको परेशान नहीं हो, क्योंकि देखें इंसुलिन, मैंने कल भी वसीम अकरम साहब की एग्जांपल दी कि हमारे जो क्रिकेटर हैं, बहुत एक एग्जांपल है हमारे लिए कि वो इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिक पेशेंट हैं, और आज से नहीं एक अरसे से इस वक्त वो कैप्टनशिप में रहे, और अब माशाल्लाह उन्होंने कहते हैं ना एक उन जैसे एथलीट्स जो होते हैं जो कि क्रिकेटर्स हों, बहुत स्ट्रॉन्ग एक्सरसाइजेज होती हैं इनकी सब है, तो फिज़िकली माशाल्लाह इज़ वेरी फिट। तो हम उनकी एग्जांपल भी कोट कर सकते हैं कि इस तरह के बहुत सारे लोग हैं। तो इंसुलिन पे आ जाना, और अगर नहीं बन रही तो इसमें इस तरफ सोचना कि कोई बीटा सेल्स की जो है ट्रांसप्लांटेशन हो जाएगी या पैनक्रियाटिक ये से आप नहीं दे सोचें। इंसुलिन अगर डॉक्टर एडवाइस करते हैं उनको आप उसी डोज में दें, और जो भी उसका रिकमेंडेड डोज बनता है हाइट वेट के हिसाब से तमाम चीज़ों को देखते हुए, तो आप वो कंटिन्यू रखें। इंशाल्लाह बच्चा जो है वो अपनी फुल हेल्दी लाइफ आगे पूरी ज़िंदगी इंशाल्लाह अच्छे से गुजार सकते हैं। इंशाल्लाह बच्चा है जल्दी रिकवर भी कर जाएगा इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब, मैं आपसे दूसरा ये सवाल, आप कुछ मैदे के हवाले से बता रहे थे, तो वो आप जी देखें, होता क्या है कि गैस्ट्रोपेरेसिस जो है यानी एक आंतों की स्लगिशनेस हो जाना, मूवमेंट कम हो जाना, ये डायबिटिक पेशेंट्स में कॉमन है। अब एक चीज़ और है कि जब शुगर जो है, जब हम जो भी कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं, तो आंतों की जो मूवमेंट है उस पर बड़ा डिपेंड करता है कि वो कितनी जल्दी वहाँ स्टे कर रहा है और कितनी बाहर निकल रहा है। तो एब्जॉर्प्शन उसी हिसाब से हो रही होती है। ठीक है, मैं ये बात बता रहा था कि जिस वक्त हम कहते हैं कि पॉसिबिलिटीज़ हैं कि डायबिटीज़ क्यों हो रही होती है, तो इंसुलिन की एक तो डेफिशिएंसीज हैं, प्लस हमारे स्टमक की मोटिलिटी का एक बहुत बड़ा रोल आ जाता है। जब कार्बोहाइड्रेट का एब्जॉर्प्शन और डाइजेशन अगर सही डिफरेंट अगर कम हो रहा है या फ्लक्चुएट कर रहा है, तो उस सूरत में भी शुगर वेरिएशन हो सकता है। यानी कॉजेज़ की मैं बात कर रहा था उस वक्त। ठीक है डॉक्टर साहब, कहा जाता है कि जो डायबिटिक पेशेंट है वो चावल या रोटी खाने से उनकी डायबिटीज़ और इंक्रीज़ हो जाती है, तो इसमें आप क्या कहेंगे? देखिए, और इंक्रीज से मुराद ये नहीं है, अगर हम कंट्रोल लेवल में देखें, ये तमाम ग़िज़ाएँ हमें खानी तो है ना, प्रोटीन, फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स लेने। कोई भी डायबिटिक पेशेंट्स को ये नहीं कहा जाता कि अब आप सब बंद कर दें, आप रोटी नहीं खाएंगे, आप चावल नहीं खाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। या इवन हम फ्रूट्स के लिए मना नहीं करते कि अगर अभी मैंगो सीज़न है, लोग मैंगो भी खा रहे हैं, क्वांटिटी कम करने की ज़रूरत है। वही कैलोरीज़ वाली बात आ रही है कि आपको कैलोरीज़ कम करनी है, और शुगर कंटेंट क्योंकि कम रखेंगे तो इंसुलिन पे, यानी जो अगर प्रोडक्शन हो रही है तो उस पर लोड नहीं पड़ेगा, एक हद तक होगा, वरना बीटा सेल्स बर्न होने लग जाएंगे। तो ये बस एक चीज़ आती है कि आप 2 रोटी खाते हैं, एक खाना शुरू करते हैं, एक खाते हैं आधी करें, बंद नहीं करनी। बंद करेंगे तो फिर एनर्जी कहाँ से मिलेगी, कौन सी सोर्स से आप एनर्जी लेंगे? इसीलिए कहा जाता है कि आप एक्सरसाइज जब करते हैं, आप वर्जिश करते हैं, आप भाग दौड़ करते हैं, तो जो भी आप खा भी रहे हैं वो आपको बॉडी, अब जब आपकी फिजिकल एक्टिविटी बढ़ेगी तो सपोर्ट मिलेगी, इंसुलिन को भी हेल्पफुल होगा, इंसुलिन प्रोडक्शन में भी फ़र्क पड़ेगा। बस ये है। जैसे डॉक्टर साहब हमेशा कहते हैं कि आपकी जो हेल्थ है वो खाने पे डिपेंड करती है, मेडिसिन पे डिपेंड करती है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली फिजिकल एक्टिविटी पे डिपेंड करती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजारें तो इन तीनों को प्रॉपर लेके चलना है। फिलहाल यह वक्त एक ब्रेक का, मिलते हैं आपसे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। देखते रहिए ओपीडी ऑनलाइन। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हो ओपीडी ऑनलाइन। बात हो रही है डायबिटीज़ के हवाले से।
डॉक्टर साहब मैं आपसे पूछना चाहूँगी जो हाई शुगर के सिम्टम्स क्या होते हैं, अलामात क्या होती हैं और सूरत में आपको क्या करना चाहिए? जी देखिए, जो ऑलरेडी डायबिटिक पेशेंट्स हैं, अमूमन जब वो 300, 350 या इससे भी ज़्यादा 400, 500 शुगर जो है वो उनको होने लग जाती है, तो ऐसी सूरत में ये एक इंतहाई इमरजेंसी कंडीशन है और इसको ट्रीट होना ज़रूरी है और फ़ौरी तौर पे अपने डॉक्टर से रुजू किया जाए ऐसी सूरत में। अच्छा, जो अलामात हैं बेसिकली वो इरिटेबिलिटी सबसे ज़्यादा कॉमन है, यानी आपको एक घबराहट का कंसेप्ट आने लगेगा, ट्रेमर्स आने लग जाएंगे और स्वेटिंग नहीं होती है इसके अंदर, बल्कि आप में ऐसा लगेगा जैसे आग निकल रही है जिस्म से, एक फीलिंग आएगी। और दूसरा, आपकी जर्की मूवमेंट्स बॉडी की शुरू हो जाती हैं नॉर्मली, यानी आप अगर मुझे देख रहे हैं, मैं एक मिसाल दूं कि बैठे बैठे आप इस तरीके से हिलना या मूवमेंट्स होना और घबराहट होना, बेचैनी, आपको एक पल चैन महसूस नहीं होगा, आप रिलैक्स बॉडी को फील ही नहीं करा सकेंगे। अगर इस टाइप के कोई भी सिम्टम्स अपीयर हो रहे हैं तो जहन में रखिए कि आपकी शुगर लेवल हाई जा रहा है। अच्छा, अब होता क्या है कि जो इंसुलिन थेरेपी पर हैं तो वो बात को समझते हैं। अगर इंसुलिन अगर लॉकडाउन सिचुएशन है इस वक्त वैसे भी चल रही है, तो बहुत पॉसिबिलिटी होती है कि वो शुगर को अगर उन्होंने लेवल चेक किया और अगर वो वैल्यूज़ 450 से क्रॉस कर रही हैं तो सपोर्टिवली वो इंसुलिन का डोज यूनिट्स जो हैं वो थोड़े से बढ़ा सकते हैं। जो लॉन्ग टर्म क्रॉनिक पेशेंट्स हैं वो ये बात समझते हैं और अमूमन एडजस्ट कर लेते हैं, लेकिन जो न्यूली डायग्नोस पेशेंट्स हैं जो इंसुलिन पर हैं, डेफिनेटली उनको आइडिया नहीं होता। और लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन जो क्योंकि वो यूज़ कर रहे होते हैं, एक सुबह के वक्त एक शाम के वक्त, तो ऐसा नहीं होता है कि अगर आप अमूमन घबराहट में क्या होता है कि अच्छा 4 यूनिट और या 10 यूनिट और इंसुलिन लगा लें तो ये जो शुगर बढ़ गई ये कम होगी, नहीं, ये उस वक्त कम होगी ही नहीं, इसको तो 6-8 घंटे लग जाएंगे। तो ऐसी सूरत में इसीलिए ये इमरजेंसी कंडीशन होती है, डॉक्टर से रुजू करने की ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ पर वो शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन एडवाइस करेंगे, इवन आईवी इंट्रावेनस भी दी जाती है तो वो दी जाएगी। बिल्कुल, आपको अस्पताल का रुख करना चाहिए ऐसी सूरत हाल में। कॉलर हमारे साथ मौजूद है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? जी, मैं मोहम्मद असलम बोल रहा हूँ कराची से। जी, क्या सवाल है आपका? मुझे डॉक्टर साहब से ये पूछना है कि डॉक्टर साहब ये मेरी एज तकरीबन 62 ईयर्स है। जी जी। तो आप ये बताएं कि मैं डायबिटीज से बचने के लिए क्या तरीके हैं? अच्छा, आप डायबिटिक पेशेंट तो नहीं है? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र एहसान है। ठीक है, दैट्स फाइन। देखिए, दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक तो हम बैलेंस जब डाइट की बात करते हैं तो अगर आप मीठा बहुत ज़्यादा पसंद करने वाले लोगों में से नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर करते हैं तो थोड़ा सा उस पर कंट्रोल रखने की ज़रूरत है। एक चीज़ जो ज़्यादा इससे भी ज़्यादा अहम है वो है आपकी रेगुलर एक्सरसाइज। चाहे आप 10 मिनट सुबह करें, 10 मिनट शाम करें, लेकिन ये वो एक्सरसाइज जिसे हम मैं बार बार अक्सर अपने प्रोग्राम्स में बताता हूँ, ब्रिस्क वॉकिंग है, 120 स्टेप्स पर मिनट। आप स्टार्ट लें, इनिशियली 2-3 मिनट करें, फिर उसको आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते रहें। अगर डेली भी अगर आप 1 मिनट मज़ीद बढ़ाते हैं तो आप समझें कि 1 महीने के अंदर आप कई किलोमीटर्स इस शक्ल में कुछ कम टाइम के अंदर, नहीं 10-15 मिनट में आप कई किलोमीटर समझे सफ़र तय करो। तो ये एक ऐसी एक्सर्शन होगी, ऐसी बॉडी को थकाना होगा कि जो आपको फिज़िकली फ़िट रखेगा। और बाकी जहाँ तक डाइट है, जो 70% कंट्रीब्यूशन आपका जो आ जाता है वो कार्बोहाइड्रेट्स का है, मोस्टली 65 to 70%। रिमेनिंग 20% जो है वो आप प्रोटीन से लेते हैं और फैट से लेते हैं। तो अमूमन जो है वो हमें ये कार्बोहाइड्रेट कंटेंट को थोड़ा सा कम करने की ज़रूरत है। इसमें आप प्रोटीन्स का इस्तेमाल करें और फैट्स को अमूमन कम रखें। दूसरा ये कि जो कार्बोहाइड्रेट्स भी है वो प्योर शुगर कंटेंट में ना हो, वेजिटेबल्स का इस्तेमाल आप बढ़ाएं। तो मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह ऐसा नहीं है कि खुदा न खास्ता हर दूसरा पेशेंट या इस एज में आने के बाद कोई डायबिटिक में कन्वर्ट हो जाएगा। स्ट्रेस एंग्जाइटी एक फैक्टर है, उसको रिड्यूस रखें, खुश रहें, तो इंशाल्लाह मैं नहीं समझता कि आपको डायबिटीज़। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। डॉक्टर साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगी फैमिली हिस्ट्री के हवाले से भी, लेकिन फ़िलहाल हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कौन बात करी, कहाँ से? मैं कराची से बात कर रही हूँ, फौजिया। जी, क्या सवाल है आपका? मुझे डॉक्टर साहब से बात करनी है। जी, प्लीज़ कीजिए। जो डॉक्टर साहब, मुझे काफ़ी अर्से से शुगर की पेशेंट हूँ मैं। जी। और मेरी शुगर अप डाउन होती रहती है। हालांकि मैं इतनी डाइट पर हूँ, कोई चीज़ मैं नहीं खाती, घर की कोई बनी हुई चीज़ मैं नहीं खाती, और क्या कहते हैं, कोल्ड ड्रिंक मैं नहीं पीती, आइसक्रीम मैं नहीं खाती, घर की मीठी चीज़ मैं नहीं खाती, बेकिंग का सामान मैं नहीं खाती। जी। एक्सरसाइज आप करती हैं, वॉकिंग करती हैं? एक्सरसाइज करती हूँ, वॉकिंग करती हूँ, रात को खाना खा के 20 मिनट वॉक करती हूँ। खाना खाने के पहले या बाद में?
बाद में करती हूँ। बाद में करती हैं, ठीक है। और मेरे साथ प्रॉब्लम ये है कि डॉक्टर साहब मेरे पैर बिल्कुल सुन रहते हैं और पूरे गर्म रहते हैं, ऐसा लगता है जैसे किसी ने मेरे पैरों में माचिस लगा दी है। अच्छा, ओरल आप जो है मेडिकेशंस पर हैं, टैबलेट्स फॉर्म में दवाई मैं इंसुलिन लेती हूँ, इंसुलिन लेती हैं और खाने के बाद टैबलेट भी लेती हूँ शुगर की। ठीक है। शुगर लेवल लास्ट आपने चेक करी खाली यानी निहार मुंह जो मैं नाश्ते में फास्टिंग में करती हूँ तो मेरी कभी 170 आती है, कभी 180 आती है। अगर 120 आती है तो मेरे हाथ पैर कांपने लगते हैं और एकदम पसीना छूट जाता है। चलिए, मैं चाहूंगा प्रोग्राम के बाद आप मुझे कॉल कीजिएगा तो इंशाल्लाह फिर मैं डिटेल में आपसे डिस्कस कर लूंगा जो मेडिसिन आप यूज़ करेंगे और जो एडवाइस करना वो इंशाल्लाह मैं आपको एडवाइस कर दूंगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। कुछ ही देर में डॉक्टर साहब का नंबर आपकी स्क्रीन पे मौजूद होगा, आप उन्हें कॉल कर सकते हैं 1 और 2 के दरमियान। डॉक्टर साहब, अब जहाँ पे इतनी एहतियात भी है, एक्सरसाइज भी है, फूड कंट्रोल भी है, मेडिसिन भी है, तो फिर ये क्या वजह बन रही है? अच्छा देखें, मैं वही कहूँगा कि डोज एडजस्टमेंट्स बात आ जाते हैं, इंसुलिन के डोज एडजस्टमेंट्स की ज़रूरत है, ठीक है। ओरल मेडिकेशन भी वो इस्तेमाल कर रही हैं। और जहाँ तक फिज़िकल एक्टिविटीज़ है, जब हम कहते हैं कि फिजिकल हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा कि 100% सब में ही लागू होता है, लेकिन जो फिज़िकल एक्टिविटीज़ एज अ डायबिटिक पेशेंट्स मैं चाहूँगा पेशेंट्स करें, अगर वो नहीं कर रहे हैं और उनके हिसाब से वो वॉक भी कर रहे हैं तो वो नाकाफ़ी है, तो डेफिनेटली उसका एक रोल आ जाता है। अब वही ध्यान में रखिए कि वसीम अकरम की कहाँ एक्सरसाइज, मैं नहीं कहता कोई वसीम अकरम जैसी एक्सरसाइज को शुरू कर देगा, लेकिन आपकी फिजिकल एक्सर्शन, आपने आपको इतना थकाना, इतना लेथार्जिक करना, ये बहुत डिफरेंट है, ये होना ज़रूरी है। ठीक है डॉक्टर साहब, चूंकि हम इख्तिताम पर हैं, कल भी सोच रहे हैं कि इसी को कंटिन्यू कर लेते हैं बिकॉज अभी बहुत चीज़ें हैं जो डिस्कस करनी है। मैं चाहूँगा बल्कि क्योंकि इसकी वजह ये है कि हमें मैक्सिमम जितने लोग इससे मुस्तफ़ीद हो सकें, जो हमारी जो मेन ऑब्जेक्टिव है कि उनको समझाया जाए, इस चीज़ को अवेयर किया जाए, तो अभी हम डायबिटीज़ पे ही बात करें तो बहुत बेहतर है। इसमें बहुत सारी चीज़ें अभी हमें इंशाल्लाह डिस्कस करनी है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आप कुछ लास्ट मैसेज देना चाहेंगे? बस मैं ये कहूँगा कि ये 3 चीज़ें डायबिटीज़ के हवाले से, एक डाइट, एक एक्सरसाइज और मेडिसिन, ये तीनों का मिलाप होगा तो अच्छी शुगर कंट्रोल। बिल्कुल, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब आपके कीमती टाइम के लिए। और कल भी हम इंशाल्लाह डायबिटीज़ पे बात करेंगे, तो जो सवालात आपके दिमाग में आज आ रहे हैं आप हमें कल कॉल कर सकते हैं। बहुत चीज़ें हैं जो डिस्कस करनी है अभी डायबिटीज़ के हवाले से, तो आपसे फिर कल मुलाकात होगी, सेम टाइम सेम चैनल और सेम टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और मुझे, डॉक्टर साहब को, मेरी पूरी टीम को दीजिएगा इजाज़त। आपसे होगी कल मुलाकात, अल्लाह ने के बाद।